नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां से हमारे सहयोगी कल्याण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास है इस वक्त की बड़ी खबर। कल्याण, क्या है बड़ी खबर? शुक्रिया शिप्रा। तो बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर नीतीश कुमार आज दिल्ली दौरे पर हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में वो कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे से वो मुलाकात कर सकते हैं। विपक्षी एकता को एकजुट करने के इस दौर में वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष से वो मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ पटना में प्रस्तावित बैठक की चर्चा हो सकती है। इस दौरान इस मुलाकात के दौर में नीतीश कुमार को एकजुट करने में, विपक्षी एकता को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार के लिए दिल्ली दौरा ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वो सभी विपक्षी नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। नीतीश कुमार आज दिल्ली दौरे पर हैं और वो कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर है। नीतीश कुमार का आज दिल्ली दौरा है और वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ इस मुलाकात में कई बातों पर चर्चा होने वाली है। वाम दल के नेताओं से भी उनके मिलने का चर्चा है कि वो मिल सकते हैं। बेंगलुरु से दिल्ली गए हैं नीतीश कुमार और इसके बाद वो आज मुलाकात कर रहे हैं। विपक्षी एकता पर ये मुलाकात बहुत ही खास है और कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सिप्रा, बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम दर्शकों को बता रहे हैं। इसमें हम बता रहे हैं कि नीतीश कुमार फिलहाल अभी दिल्ली में हैं। उनका 2 दिन का ये दौरा है, जिसमें आज वो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही वाम दल के नेताओं से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। आपको पता है कि विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए मुख्यमंत्री लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले बेंगलुरु गए थे, जहां वो सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और वापस अब वो दिल्ली आए हैं। विपक्षी एकता की कोशिशों में जुटी कांग्रेस को कर्नाटक चुनाव संजीवनी लेकर आई। कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत से विपक्ष एकाएक उत्साहित हो गया है, लेकिन बेंगलुरु पहुंचते पहुंचते सब कुछ बिखरता बिखरता सा नजर आया। कर्नाटक में सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह को विपक्षी एकजुटता की मिसाल बनाने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर तमाम दिग्गज बेंगलुरु के मंच पर साथ दिखे। समारोह में नीतीश कुमार, एम.के. स्टालिन, तेजस्वी यादव, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सुखविंदर सिंह सुक्खू मंच पर एक साथ दिखे। हाथ मिलाकर लहराया, लेकिन न्योता के बावजूद 3 बड़े दिग्गज नेता समारोह में पहुंचे ही नहीं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी नेताओं को निमंत्रण दिया था, पर ये 3 बड़े नेता समारोह में पहुंचे ही नहीं। इतना ही नहीं, विपक्ष के 3 बड़े नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया ही नहीं गया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के सीएम केसीआर, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को न्योता नहीं भेजा गया था। इनके अलावा केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, बीएसपी चीफ मायावती को भी निमंत्रण नहीं दिया गया था। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि नीतीश के मेन फ्रंट में गैर कांग्रेसी कैसे आएंगे। सवाल ये भी कि नीतीश बिखरे विपक्ष को कैसे साथ ला पाएंगे। सवाल तो यह भी है, क्या ऐसा बिखरा विपक्ष बीजेपी को चुनौती दे पाएगा? क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस पर भरोसा आखिर क्यों नहीं है? तो ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और इन सवालों पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो गैर कांग्रेसी दल हैं वो एक साथ आखिर कैसे आएंगे और इस तरीके से अगर बिखरा बिखरा सा रहा विपक्ष तो उसे एकजुट कैसे कर पाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस वक्त जो सिद्धारमैया के जो शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर थी, उस तस्वीर में माना जा रहा था कि एक मजबूत तस्वीर ये देखने को मिलेगी। हालांकि बहुत सारे नेता वहां पर मौजूद थे, लेकिन कई सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने इससे किनारा कर लिया। तो ऐसे में सवाल जरूर उठ रहे हैं नीतीश कुमार के विपक्षी एकता पर, कोशिशों पर।
और चलिए इस पूरे सियासी समीकरण को, सियासी दांवपेच को समझने के लिए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी कल्याण का। चलिए, तो और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार आसिफ आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता को एकजुट करने में जुटे हुए हैं, लेकिन ये संभव कैसे हो पाएगा? क्योंकि लगातार विपक्षी एकता बिखरता नजर आ रहा है। जिस तरह से बेंगलुरु में तस्वीर सामने आई, कई सारे नेता जो थे, चाहे वो केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, वो नहीं पहुंच पाए। इसके कारण कई हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये बिखराव एक साथ कैसे आ पाएगा? कल्याण, देखिए कल क्या जो परसों का कल जो हुआ है यहाँ पे कर्नाटक में सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में जो विपक्षी एकता को दर्शाया गया है, तो विपक्ष के जो नेता हैं, खास करके जो आरजेडी के हैं और या ये कहें कि बिहार की गठबंधन सरकार के जो लोग हैं, उन लोगों का दावा ये है, इसमें नीतीश कुमार भी है, कि ये एक शुरुआत है। क्योंकि जैसे ही कांग्रेस के पक्ष में कर्नाटक में परिणाम आए, तो सब ने कांग्रेस का बात कहनी शुरू कर दी कि बिना कांग्रेस के 2024 की जो नाव है, जो नैया है, वो पार करना थोड़ा मुश्किल है। कांग्रेस को साथ लेना पड़ेगा। इसी वजह से ममता बनर्जी ने भी कहा था कि जहां कांग्रेस मजबूत है वहां उनको सपोर्ट करना चाहिए, और जिस राज्य में अन्य दल मजबूत हैं, कांग्रेस को उनका समर्थन करना चाहिए। हालांकि जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो कांग्रेस की ने ममता बनर्जी को इसमें आमंत्रित नहीं किया था, वो नहीं आए। खैर, वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन जो सरकार के लोग हैं उनका दावा है कि ये कल जो हुआ है शपथ ग्रहण समारोह में, ये एक नई शुरुआत है, और इसको आप ऐसे इस तरह से नहीं देख सकते कि ये बिखराव है। ये एक शुरुआत है। अब यहां से एक नई रणनीति के तहत, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को एक जहां पे वो मजबूत है और उसकी अगुवाई में हम आगे बढ़ सकते हैं। रही बात कि इसका नेतृत्व कौन करेगा, वो बात की बात होती है। वो हमेशा यही कहते हैं कि जब चुनाव परिणाम आएंगे, जब कुछ हो जाएगा कॉन्क्रीट, तो अब हम बात करेंगे कि नेतृत्व कौन करेगा। लेकिन फिलहाल तक कहा जाता है कि सामूहिक नेतृत्व है, और यहां पर नीतीश कुमार का कल शाम को दिल्ली आना और उनका यहां अगले 3 दिन तक रुकने का कार्यक्रम साफ संकेत करता है। मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री के होने जा रहे हैं? आज उनकी मुलाकात जो है मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी, क्या जानकारी मिल पा रही है? और कौन कौन से ऐसे दिग्गज नेता होंगे जिनसे उनकी मुलाकात होगी? क्या आपको 3 दिनों का कार्यक्रम अभी बता दिया गया है? शिप्रा, देखिए, आधिकारिक रूप से तो ये कहा गया है कि सिर्फ मुख्यमंत्री यहाँ 3 दिन के लिए है, और अगर 2 दिन यानी जो कल गुजर गया वो और आज का दिन का कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, करीब 11:30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक होनी है। इसके अलावा वो कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। हालांकि संडे के दिन कांग्रेस में मुलाकात करने का जो दौर होता है वो नगण्य ही होता है। बहुत कोई इमरजेंसी हो तभी नेता निकलते हैं। छुट्टी के दिन वो आमतौर पर नहीं मिलते, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल हो, प्रियंका हो, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे हो। छुट्टी के दिन कांग्रेस के नेता आमतौर पर नहीं मुलाकात करते। तो कांग्रेस की तरफ से तो शायद ही समय मिले, लेकिन 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल से मुलाकात होने वाली है मुख्यमंत्री की। अशरफ, तो क्या लगता है जो पिछली बार जो मुलाकात उनसे हुई उसमें जो बातें नहीं बन पाई, शायद कह सकते हैं, तो क्या इस बार फिर से उन्हीं कोशिशों को लेकर के दोबारा मुख्यमंत्री उनसे मिल रहे हैं? और ये सवाल का जवाब भी मुझे आप जरूर दीजिए अशरफ, क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं कि जो विपक्ष के नेता हैं उनकी अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग बातें सामने आती हैं, और कांग्रेस से बहुत लोग किनारा भी करते हैं। तो सबको एकजुट करना, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार मैं आपसे पूछ रही हूँ, सबको एकजुट करना कितना मुश्किल होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए? बिल्कुल, देखिए शिप्रा, यही एक बहुत बड़ा सवाल है कि अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों को आप एक विचारधारा के गठबंधन में कैसे लाएंगे। क्योंकि आप दिल्ली में देखिए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस है,
दूसरे दल हैं, बीजेपी है, पंजाब में है, इसी तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ आप बंगाल में हैं, तो इन सबको कैसे लेके आना है कि विपक्षी एकता में सब एक धागे में विपक्ष हो जाए और एकता उनकी नजर आए। बिल्कुल अशरफ, और ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, वो भी दर्शकों को लगातार हम बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक बार सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का हमारे सहयोगी कल्याण के पास, जो अब आपको समझाएंगे इस पूरे सियासी घटनाक्रम को। शुक्रिया सिप्रा। तो सिप्रा, ये जानने की बेहद जरूरी है कि नीतीश कुमार जिस मुहिम पर निकले हैं उस मुहिम को कैसे वो मूर्त रूप देंगे। नीतीश के मेन फ्रंट में गैर कांग्रेसी कैसे आएंगे, ये समझना जरूरी है। कैसे क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस से कोई समस्या नहीं है, ये दल कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। झारखंड में जेएमएम, तमिलनाडु में डीएमके, ऐसे ही दल हैं। दोनों जगहों पर कांग्रेस जूनियर पार्टनर की तरह हैं। यहां इन दलों से कांग्रेस का मुकाबला नहीं है। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना, यूबीटी ऐसी ही पार्टियां हैं। बिहार में आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस के पाले में है, लेकिन सीट शेयरिंग में यहां कांग्रेस को निराशा मिल सकती है। यूपीए में एसपी बीएसपी से गठजोड़ का फायदा कम ही मिलेगा। कर्नाटक की जेडीएस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल क्षेत्रीय क्षत्रप है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का संकेत स्पष्ट है। पटनायक को पीएम मोदी से कोई परेशानी नहीं है। ओडिशा में पटनायक का कोई मुकाबला भी नहीं है। तेलंगाना के सीएम केसीआर की जहां तक बात है कि उनके महत्वाकांक्षा अलग है। केसीआर तेलंगाना में काफी ताकतवर हैं। केसीआर ने राष्ट्रीय पार्टी बीआरएस बनाई है। बीआरएस केसीआर को पीएम उम्मीदवार मानती है। केसीआर कई विपक्षी नेताओं से मिल चुके हैं। साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस का भी कांग्रेस से ठीक तालमेल नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षाएं कम नहीं हैं। आप पार्टी केजरीवाल को पीएम उम्मीदवार मानती है। दिल्ली और पंजाब में आप से कांग्रेस का मुकाबला है। इन क्षेत्रीय पार्टियों से कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। ऐसे में इनके साथ तालमेल नामुमकिन नहीं है तो मुश्किल भी जरूरी है। वहीं विपक्षी एकता के सामने चुनौती और भी है। चुनौती यह भी है कि क्षेत्रीय दलों की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा है। क्षेत्रीय दलों के अपने क्षेत्रीय हित जुड़े हुए हैं। क्षेत्रीय दलों में व्यापक विविधताएं हैं। ऐसे में न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाना बेहद मुश्किल है। विपक्षी दलों में वैचारिक एकता का अभाव है। मोदी को निशाना बनाकर चुनाव जीतना मुश्किल है। विपक्ष में सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव है। ज्यादातर दलों को नेता के रूप में राहुल स्वीकार्य नहीं है। संसाधनों की कमी और उनका साझा उपयोग, सीटों का बंटवारा बेहद जटिल मुद्दा है। क्षेत्रीय दल जहां मजबूत है वहां वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को 200 सीटों से संतोष करना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर संगठन सबसे बड़ी समस्या है। क्षेत्रीय नेता अपने क्षेत्र में मजबूत हैं, दूसरे क्षेत्र में नहीं है। जी सिप्रा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए कल्याण आपका। और दर्शकों को बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की कोशिश पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। तो महागठबंधन ने कहा कि एकजुट विपक्ष बीजेपी को परास्त करेगा। आज के राजनीतिक हालात में देश में सिर्फ 2 फ्रंट हैं। एक फ्रंट वो है जो कि सरकार के साथ है, जो भाजपा और आरएसएस और इन लोगों के साथ खड़ा है। दूसरा फ्रंट ये है जो कांग्रेस के साथ खड़ा है, जो सरकार की नीतियों के, सरकार की नीयत के विरोध में है। और कोई भी ऐसा फ्रंट जो कि सरकार के खिलाफ है, उसको कांग्रेस के साथ के ही फ्रंट में रहना है। यही मेन फ्रंट है। कल कर्नाटका में सिद्धारमैया सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का दृश्य ये बता रहा था कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनेगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी कुछ जो नेता नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीजेपी के साथ हैं। कुछ पार्टियों को निमंत्रण नहीं गया, लेकिन आने वाले दिनों में वो भी पार्टियां साथ होंगी। नीतीश कुमार जी लगातार इस मुहिम में लगे हुए हैं। सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। सुखद तस्वीरें दिख रही हैं। सभी नेताओं का मंतव्य मीडिया के माध्यम से देश की जनता तक पहुंच रहा है। हर कोई इसी बात की वकालत कर रहा है कि यह जरूरी है कि विपक्ष के सभी दल एकजुट होकर 2024 के चुनाव लड़ें, ताकि मुद्दों पर चुनाव हो, जनता के हितों में चुनाव हो और 2014 वाले 2024 में नहीं आ पाए। कर्नाटक के शपथ ग्रहण समारोह के बाद नीतीश जी का मेन फ्रंट का सपना पूरी तरह चकनाचूर हो गया है।
नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के सामने इस देश का विपक्ष धराशायी हो चुका है। नीतीश जी को अब शिवानंद तिवारी जी की बात माननी चाहिए और उन्हें संन्यास आश्रम में जाकर अपना बाकी समय गुजारना चाहिए। अब उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा।